प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारतीय निर्वाचन प्रणाली के दोष, निर्वाचन प्रणाली की कमियां, निर्वाचन प्रणाली में अनियमितताएं और निर्वाचन प्रणाली के सुधार के उपाय। भारतीय निर्वाचन प्रणाली में जितने भी दोष हैं उनको सुधारने के लिए, उनमें सकारात्मक बदलाव के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का ये। डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम एंड मेथड्स फॉर रिफॉर्म्स ऑफ डिफेक्ट्स। तो आइए डिस्कस करते हैं निर्वाचन प्रणाली के दोष एवं सुधार के उपाय। भारतीय निर्वाचन प्रणाली विश्व की अनूठी निर्वाचन प्रणाली है। भारत में विशाल विविधताओं के कारण जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें भी कई तरह की विसंगतियां हैं। निर्वाचन प्रणाली को काफ़ी कुछ सुधार करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी भारत में निर्वाचन प्रणाली में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे दोष हैं। आज हम उन सभी दोषों का, कमियों का एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो दोष है वो है अल्प मतों वाला उम्मीदवार विजयी। भारतीय चुनाव प्रणाली का एक बड़ा दोष जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होना है। एक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप विजयी उम्मीदवार को जीतने के लिए बहुत कम मतों की आवश्यकता होती है और बहुकोणीय मुकाबले में एक उम्मीदवार 25% मत लेकर के भी विजयी हो सकता है, जबकि उसके निर्वाचन क्षेत्र के 75% मतदाता उसे नहीं चाहते, लेकिन वह उस लोकसभा या विधानसभा के 100% मतदाताओं का सदन में प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूरी तरह से अलोकतांत्रिक विधि है। विजयी उम्मीदवार को कम से कम कुल वैध मतों का 50% मत अवश्य प्राप्त होना चाहिए। तो इलेक्शन सिस्टम का एक बड़ा ड्रॉबैक है, दोष है कि जहाँ किसी भी सीट पर, चाहे वो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र हो या विधानसभा का हो या पंचायती राज का हो, जहाँ मुकाबला बहुकोणीय है वहाँ 1/4 या इससे कम वोट लेकर के भी जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीत सकता है, क्योंकि आमतौर पर 60% 65% के करीब जो है एवरेज सामान्य मतदान रहता है। एवरेज जो वोटिंग है यानी 35% लोग तो पहले ही वोटिंग प्रक्रिया से बाहर होते हैं। जो 65% होते हैं उनमें फिर 15% 20% वाला चुनाव जीत जाता है। तो इसका मतलब लगभग 60-70% के करीब जो वोटर हैं वो उस विजयी उम्मीदवार को नहीं चाहते, रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इलेक्शन सिस्टम में ये एक बड़ा ड्रॉबैक है, एक बड़ी कमी है। दूसरा इलेक्शन सिस्टम में ड्रॉबैक है कि मतदान का केवल 60% के करीब मतदान। भारत के सभी चुनाव, लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, 60 से 65% के करीब मतदान होता है। लगभग 35 से 40% भारतीय मतदाता चुनाव के प्रति उदासीन रहते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं में थोड़ा मतदान में जरूर सुधार होता है लोकल चुनाव होने के कारण। इस बड़ी संख्या में मतदाताओं का मतदान न करना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। 60% वोटों में से फिर किसी उम्मीदवार को बहुत कम मत प्राप्त करने पड़ते हैं, क्योंकि लगभग 35-40% मतदाता तो पहले से ही उदासीन है। इसके बाद एक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, जबकि सदन में जाकर या पंचायत में जाकर वह व्यक्ति या उम्मीदवार जो है उस पूरे निर्वाचन क्षेत्र की आवाज़ बन करके जाता है, जो वास्तव में पूरे निर्वाचन क्षेत्र की आवाज़ नहीं बल्कि 20-30% लोगों की आवाज़ होता है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से वो 100% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक ड्रॉबैक है। तीसरा महत्वपूर्ण दोष है प्रत्याशियों की संख्या अधिक। ये भी भारतीय निर्वाचन प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष है कि निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशियों की संख्या 100 तक पहुंच जाती है। एक ही मतदान केंद्र पर कई ईवीएम का प्रबंध करना पड़ता है।
मतदाता भी अपने पसंद के उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह ढूंढने में भ्रमित होता है। परिणाम स्वरूप मतदाता जिस उम्मीदवार को मत डालना चाहता है उसकी बजाय वह दूसरे उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा देता है, जो कि मतदाता की वास्तविक इच्छा नहीं होती। विशेष करके कम पढ़े लिखे या अनपढ़ मतदाता को ये भ्रम रहता है कि जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉनिक बैलेट जो मशीन रखी होती है तो वो ढूंढने में उसको बड़ी परेशानी होती है, वोटर को भी और जो निर्वाचन अधिकारी कर्मचारी है उनको वोटिंग करवाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि वोटर अपना जो मनपसंद उम्मीदवार है, मनपसंद चुनाव चिन्ह है, उसको ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा टाइम जो है इसमें कंज्यूम होता है। तो ये इलेक्शन का ड्रॉबैक्स है, विशेष करके लोकसभा चुनाव में जहाँ 15 लाख के करीब एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होते हैं। 15 लाख वोटों में ऐसे ऐसे कैंडिडेट मिल जाते हैं जिनके 100 से भी कम वोट आते हैं। तो ऐसे लोगों ने निर्वाचन क्षेत्र को एक मजाक बना करके रख दिया है कि जिस कैंडिडेट को 15 लाख में 100 वोट प्राप्त नहीं हो रहे वो भी जो है इलेक्शन जो प्रोसीजर है उसको एक प्रकार से उसमें अवरोध का कार्य करता है, प्रक्रिया को अवरुद्ध करने का कार्य करता है। उसका कार्य चुनाव लड़ना नहीं बल्कि अपने नाम का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना है, महिमा मंडन करना है। तो प्रत्याशियों की संख्या जो है सीमित होनी चाहिए, उसमें अधिकतम से अधिकतम जो है उसको प्राइमरी करे, सेकेंडरी करे वोटर, तभी जो है उसको उम्मीदवारी दी जानी चाहिए। तो उम्मीदवारों की संख्या को लेकर के निर्वाचन आयोग को कुछ सुधार करने चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में हजारों निर्दलीयों में केवल 3 उम्मीदवार जीते। निर्दलीयों की संख्या इतनी हो जाती है कि उनके नाम से ही पॉलिटिकल पार्टीज के जो सेम नेम के व्यक्ति हैं उनमें कई बार जो है वोटिंग में भी भरम में दूसरे का जो कैंडिडेट है उसको वोट डल जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है, डिफेक्ट्स है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। तीसरा ड्रॉबैक है कि दलीय मतों के अनुपात में स्थान प्राप्ति संभव नहीं, यानी कि भारतीय चुनाव प्रणाली का एक दोष ये भी है कि राजनीतिक दलों को उनके मत प्राप्ति के अनुपात में स्थानों की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल दोनों को अलग अलग 16% मत प्राप्त हुए, लेकिन दोनों को 10 लोकसभा स्थानों में एक भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ, जबकि हरियाणा जनहित कांग्रेस को 10% मत प्राप्त करके भी एक लोकसभा सीट प्राप्त की। वहीं कांग्रेस ने 40% से ज़्यादा मत प्राप्त करके 10 में से 9 लोकसभा सीटें प्राप्त की। इसी तरह हम 2014 के लोकसभा चुनाव का अध्ययन करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग 31% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीटों की संख्या जो है 50% से भी ज़्यादा हुई, जबकि वोट शेयर उसका 31% था। और कांग्रेस को 44 सीटें आई जबकि उसका वोट शेयर 19% था। तो पॉलिटिकल पार्टी को जितने परसेंट वोट मिलते हैं उसके कंपैरिजन में उतनी उसको सीटें नहीं मिल पाती। इलेक्शन सिस्टम का एक ड्रॉबैक अधिकतम आयु सीमा नहीं। चुनाव आयोग ने न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की है। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष। इसके लिए कहीं पर भी अधिकतम आयु सीमा निश्चित नहीं की गई भारतीय संविधान में, और ये एक बड़ी ड्रॉबैक है कि बड़े बड़े नेता जिनकी आयु 80 वर्ष से भी ऊपर हो जाती है वो सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर नहीं रखते, युवाओं को कोई मौका नहीं देते। भारत में हर प्रकार से सरकारी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, न्यायाधीश हो, IAS IPS ऑफिसर हो, इन सब के जो है न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष, हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष, सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष, 58 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन नेताओं की जो अधिकतम आयु सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई, वो जब चाहे जो है चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव आयोग उनको फिजिकली और मेंटली हर उम्र में फिट मानता है।
तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। जिस तरह से न्यूनतम आयु है एक सरकारी नौकरी के लिए और रिटायरमेंट के लिए, उसी तरह से नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव लड़ने से वंचित होने के लिए न्यूनतम और जो अधिकतम आयु है वो निर्धारित होनी चाहिए। निर्वाचन प्रणाली का एक दोष जो है धन का दुरुपयोग है। भारतीय चुनाव प्रणाली में राजनीतिक दलों एवं निर्दलीयों द्वारा धन का दुरुपयोग किया जाता है। चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी, प्रत्येक कैंडिडेट, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या पंचायती राज का हो, जीतने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाता है। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर तरह से धन का दुरुपयोग करता है। मजदूरों व गरीब मतदाताओं को उम्मीदवार धन का लालच देकर मतदान दिवस से कुछ समय पूर्व अपने पक्ष में मतदान करने के लिए उकसाते हैं। निर्धन और बेरोजगार मतदाता धन के लालच में प्रभावी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करता है, जिससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था दूषित होती है। धन का लालच मतदाता के ईमान को डिगा देता है। धन का दुरुपयोग भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि धन में लालच आकर के वोटर जो है एक योग्य, कर्मठ और ईमानदार उम्मीदवार के पक्ष में नहीं, बल्कि जो उम्मीदवार, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है उसी के पक्ष में मतदान करते हैं। तो इससे जो है भारत में जो स्वस्थ कानून निर्माण की परंपरा जो है, स्वस्थ कानून निर्माण की जो प्रथा है उसको लेकर के संशय रहता है, क्योंकि भ्रष्टाचार से जो है आगे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए धन का दुरुपयोग इलेक्शन सिस्टम की एक बड़ी जो है डिफेक्ट्स है। अगला बड़ा दोष है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। यानी भारत में चुनाव प्रणाली का एक बड़ा दोष है सत्ताधारी दल द्वारा चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना। निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल से निष्पक्ष भूमिका की अपेक्षा करता है, लेकिन फिर भी चुनाव पूर्व रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों और प्रचार के दौरान सत्ताधारी दल सरकारी वाहनों व सामग्री का प्रयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए करता है। सत्ताधारी दल न केवल सरकारी वाहनों बल्कि जनसंचार के साधनों का भी सत्ताधारी दल के हित में प्रयोग करता है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं व दूरदर्शन के माध्यम से सरकार की जनहित नीतियों का बार बार प्रचार प्रसार किया जाता है। तो एक प्रकार से इलेक्शन सिस्टम का ये डिफेक्ट्स है कि चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल सरकारी तंत्र का अपने फायदे के लिए प्रयोग करता है। भारतीय चुनाव प्रणाली का एक दोष है राजनीति का अपराधीकरण। यानी अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण है भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी व्यक्ति जो है समाज पर दबदबा और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपराधों की संख्या बढ़ाने पर जोर देते हैं। जब वो अपराध में सफल हो जाते हैं तो फिर उनके फॉलोअर की संख्या बढ़ जाती है, फिर वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के दौरान चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीतने पर उनसे चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो या पंचायती राज संस्था हो, स्वस्थ कानून निर्माण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। देश के समाज के विकास की अपेक्षा नहीं की जा सकती। संविधान, लोकतांत्रिक नियमों, न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः सभी राजनीतिक दल चुनाव में बाहुबली व धनबली को अपना उम्मीदवार बनाना पसंद करते हैं। चुनाव में जीतने के पश्चात ही अपराधी अपराध को समाप्त करने की बजाय इसका राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करने का एक प्रकार से बल देते हैं। एक तरह से अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण जो है वो भारत में बढ़ जा रहा है कि जो व्यक्ति अपराध करते हैं धीरे धीरे उनका जनाधार बढ़ जाता है, वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद फिर कानून का निर्माण इसी तरीके से करते हैं जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण ना हो सके। इलेक्शन सिस्टम का एक डिफेक्ट है दोषपूर्ण मतदाता सूची। भारत में दोषपूर्ण मतदाता सूची का होना इलेक्शन सिस्टम का एक बड़ा डिफेक्ट है। मतदाता सूची का समय समय पर संशोधन करना होता है। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी उनका नाम मतदाता सूची से निकालना होता है। जितने नए मतदाताओं ने मताधिकार प्राप्त किया उनका नाम मतदाता सूची में अंकित करना होता है।
लेकिन मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से कई बार नहीं निकाला जाता। व चुनाव में मृत हो चुके मतदाताओं के मत का मतदाता दुरुपयोग करते हैं। मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम व पते भी कई बार गलत अंकित होते हैं। तो समय समय पर इलेक्शन जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करना ज़रूरी है। हालांकि इलेक्शन बार बार प्रयास करता है कि जिस भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं उससे पहले इलेक्शन जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट किया जाता है, फिर भी बहुत सारी कमियां रह जाती है और चुनाव के दौरान में बहुत सारे मतदाताओं को मतदान से वंचित होना पड़ता है। इलेक्शन सिस्टम का एक डिफेक्ट है हिंसा का प्रयोग। भारतीय चुनाव प्रणाली की एक बड़ी कमी जो है चुनाव के दौरान हिंसा का होना है। चुनाव के दौरान हिंसा होने से गरीब, निर्धन और कमज़ोर वर्ग के मतदाता मतदान नहीं कर पाते, श्रमिक मतदान नहीं कर पाते। कमज़ोरों, गरीबों, निर्धन मतदाताओं को डराया धमकाया जाता है। समाज में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोगों पर अनेक तरह के प्रभाव, दबाव डाले जाते हैं कि वो एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में मतदान करें या विशेष कैंडिडेट के पक्ष में मतदान करें। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं करवाई जाती हैं ताकि मतदाता भयभीत होकर विशेष प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकें या वो किसी अन्य के पक्ष में मतदान न करें, बल्कि मतदान के दिन हिंसा के डर से भयभीत होकर अपने घर पर बैठे रहें। भारत में कुछ नक्सल प्रभावित राज्य है जैसे बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य व जम्मू कश्मीर। आतंकवादियों द्वारा मतदाताओं को डराया धमकाया जाता है। हिंसा के भय से कई बार मतदाता मतदान करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते। तो भारतीय निर्वाचन प्रणाली का एक ड्रॉबैक है, दोष है न्यूनतम योग्यता का अभाव। भारत में प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई। एक अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव लड़कर देश का वित्त मंत्री बन सकता है, लेकिन वित्त मंत्रालय में क्लर्क का पद धारण करने के लिए प्रथम श्रेणी 12वीं पास, कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड, लिखित परीक्षा में मेरिट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अतः एक बहुत बड़ा दोष है कि सांसद या विधायक के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ जो विधानसभा और लोकसभा में बैठकर देश के लिए कानून का निर्माण कर रहा है उसके लिए संविधान का ज्ञान होना जरूरी है। एक अशिक्षित सांसद या विधायक से उत्तम नीति निर्माण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति ने कभी संविधान नहीं पढ़ा है, देश के नियम कानून नहीं पढ़े हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, कानून के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे अनपढ़ व्यक्ति चुनाव लड़ करके विधानसभा में, लोकसभा में पहुंच जाते हैं। फिर उनसे हम एक लोकतांत्रिक परंपराओं की एक स्वस्थ कानून निर्माण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़ा डिफेक्ट है कि मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से पंचायत में 10वीं, 8वीं, 5वीं की जो योग्यताएँ हैं पढ़ी लिखी पंचायतों को लेकर राजस्थान, हरियाणा और देश के कुछ राज्यों में ये प्रयास किए गए हैं ताकि अपनी जवाबदेही के समय पंचायतें ये न कह सके कि किसी प्रशासनिक अधिकारी, BDO, DDPO ने उनसे ज़बरदस्ती साइन करवा लिए या इसमें क्या लिखा है वो जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का होना जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि इतने ज़्यादा डिफेक्ट्स होने के बावजूद निर्वाचन प्रणाली में कौन कौन से सुधार के उपाय किए जा सकते हैं, अब तक कौन कौन से सुधार के उपाय किए गए हैं। तो भारत में 1950 के बाद से लगातार प्रयास चल रही है कि चुनाव प्रणाली में जितनी विसंगति हैं उनको दूर किया जाए। इसके लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, जैसे चौहान समिति है, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, मुख्य चुनाव आयुक्तों जैसे TN शेषन, TS कृष्णमूर्ति, BV टंडन, नवीन चावला के सुझाव भी उल्लेखनीय। चुनाव प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव है उसमें पहला सुझाव है निर्वाचन आयोग को शक्तिशाली बनाना। भारत में निर्वाचन प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। निर्वाचन आयोग को
फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र करना होगा कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति चुनाव न लड़ सके और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने नियमों कानूनों को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया उसके खिलाफ जो है विशेष प्रकार की कानूनी कार्रवाई कर सके। जिस तरह से जो न्यायिक शक्तियाँ न्यायालयों को दी गई हैं वैसी शक्तियाँ होनी चाहिए। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक समिति द्वारा हो जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा में नेता विपक्ष, सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश व राज्यसभा का सभापति शामिल हो। राज्य स्तर पर भी चुनाव आयोग की व्यवस्था हो। आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए। संविधान में इनकी जो मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की गई। चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार स्पष्ट होना चाहिए। चुनाव आयोग का अपना कर्मचारी वर्ग होना चाहिए क्योंकि चुनाव के समय सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो राज्य स्तर के होते हैं उनको ड्यूटी पर हायर कर लिया जाता है। अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की विधि भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही होनी चाहिए। आयोग की अपनी स्वतंत्र निधि हो। आयोग के पास जो निर्वाचन नियमों का उल्लंघन करता है, दंड संहिता का उल्लंघन करता है, उनको दंड देने की शक्ति होनी चाहिए। तभी जो है निर्वाचन प्रणाली के दोषों को सुधारा जा सकता है। निर्वाचन प्रणाली का एक अन्य सुझाव है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए। उसे संविधान का मोटे तौर पर ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है एक अनपढ़ व्यक्ति विधानसभा या लोकसभा में जाकर किस तरह से देश व समाज के बारे में विचार कर सकता है, जिसे बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं, देश के संविधान के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, नियमों के बारे में, कानून के बारे में ज्ञान नहीं है, तो वो आगे चल करके कैसे कानून निर्माण का कार्य करेगा। एक विधायक या सांसद बनने के लिए न्यूनतम विद्यालय महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त होनी अनिवार्य है। साथ ही राजनीति विज्ञान विषय का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। एक शिक्षित व्यक्ति ही देश व समाज को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। देश को एक नई दिशा शिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है। इसलिए भारतीय संविधान का, पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान जो है वो चाहे पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, संविधान का, पॉलिटिकल सिस्टम का, नियमों कानूनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इनके लिए होनी चाहिए। निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए निर्दलीयों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। भारत में चाहे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो, निर्दलीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीयों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए नामांकन करते समय उनके नाम को 100 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 100 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। चुनाव में काफ़ी निर्दलीय उम्मीदवारों को कुल 100 मत भी प्राप्त नहीं हो पाते। इसके लिए चुनाव महज एक मजाक व सामाजिक पहचान बनकर रह जाता है। मतदाता मतदान करते समय ईवीएम में अपने पसंदीदा उम्मीदवार के बटन को ढूंढते भ्रमित हो जाता है, जिससे वह सही उम्मीदवार को अपना मत नहीं दे पाता। इसके अतिरिक्त चुनाव संपन्न करवाने में जिन कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी होती है उनकी भी काफ़ी एनर्जी वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो निर्दलीयों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। मतदाता सूची में निरंतर संशोधन करने की आवश्यकता है। कुछ मतदाताओं की मृत्यु के बाद भी उनके नाम मतदाता सूची में चलते रहते हैं। कुछ मतदाता लंबे समय के लिए बाहर चले जाते हैं और कुछ मतदाताओं के तकनीकी वजह से नाम कट जाते हैं। चुनाव के दौरान उन्हें पता चलता है कि मतदाता सूची से उनका नाम कट चुका है, जबकि ऐसा कोई कारण नहीं होता। तो इस प्रकार मृत हो चुके मतदाताओं और लंबी अवधि से बाहर गए मतदाताओं के मताधिकार का अन्य मतदाता दुरुपयोग करते हैं। नए मतदाताओं के नाम भी उसी समय मतदाता सूची में अंकित होने चाहिए। समय समय पर मतदाता सूची का संशोधन होना चाहिए ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांति से संपन्न हो। पांचवा महत्वपूर्ण सुझाव है आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर रोक। भारत में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में लगातार आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश देने चाहिए कि वे किसी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को उम्मीदवार न बनाएं। जिस व्यक्ति पर कोई अपराध सिद्ध हो चुका है
उसको कम से कम 6 वर्ष के लिए चुनाव के लिए अयोग्य ठहराना चाहिए। अगर चुनाव जीतने के बाद किसी सांसद या विधायक का न्यायालय अपराध सिद्ध कर देता है तो उसकी सदन की सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त होनी चाहिए। आपराधिक छवि वाले नेताओं पर न्यायालयों को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द निर्णय देना चाहिए। धन के दुरुपयोग पर रोक। भारत में मतदाताओं को एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए धन का दुरुपयोग किया जाता है। प्रत्याशी चुनाव से पूर्व मतदाताओं को पैसे का लालच देकर मत खरीदने का प्रयास करता है। कुछ निर्धन, बेरोजगार व श्रमिक मतदाता पैसों के लालच में आकर अपना मत प्रत्याशी विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रत्याशियों की इस तरह की अलोकतांत्रिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए निर्वाचन आयोग को सतर्कता टीम के द्वारा जांच करनी चाहिए ताकि कोई मतदाता धन के लालच में आकर अपना मत न बेच दे। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग पर रोक लगाने की आवश्यकता है। चुनाव से कुछ समय पहले चुनाव आयोग को सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकारी वाहनों को राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग करने पर प्रतिबंध होना चाहिए। सरकारी खर्चे पर समाचार पत्र, पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, संचार के अन्य साधनों पर विज्ञापन देते समय रोक लगनी चाहिए। चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा सरकारी प्रॉपर्टी का या सरकारी जो वस्तु उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है वो इलेक्शन सिस्टम का डिफेक्ट है, उसको दूर किया जाने की आवश्यकता है। चुनाव आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करवाना। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के नेता व निर्दलीय उम्मीदवार एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, जो कि भारत के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जो उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है उसको आयोग द्वारा अयोग्य घोषित करना चाहिए। प्रत्याशियों के आरोप प्रत्यारोप तथ्यों की पुष्टि करने के बाद ही लगाने चाहिए। चुनाव के दोषों को सुधारने के लिए एक बड़ा उपाय है मतदाताओं का जागरूक होना। भारत में लगभग 35 से 40% मतदाता मतदान के प्रति उदासीन रहते हैं, विशेष करके लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। निर्वाचन आयोग को मतदाताओं को मतदान करने के लिए जनसंचार के माध्यमों से प्रेरित करना चाहिए। जो मतदाता मतदान नहीं करते उनको सरकार या राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आयोग के द्वारा मतदाताओं को यह बताना चाहिए कि वे अगर अच्छी सरकार की कामना करते हैं तो सभी मतदाताओं को योग्य उम्मीदवारों को ही मतदान करना चाहिए। चुनाव आयोग चुनाव डिफेक्ट्स जो दोष है उनमें सुधारने का एक उपाय वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल। ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड में जिसे ट्रू डेमोक्रेसी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में वहाँ का कोई प्रतिनिधि जन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता तो उसे वापस बुलाने का अधिकार है। उस निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। इस तरह भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाए जाने का अधिकार होना चाहिए, जो जनता व संविधान की अनदेखी करते हैं। प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार से उनमें यह भय पैदा हुआ कि अगर उन्होंने आम जनता और संविधान की अनदेखी की तो अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ सकती है। निर्वाचन प्रणाली में एक सुधार ये है कि लिस्ट सिस्टम को अपनाया जाए, सूची प्रणाली को, क्योंकि राजनीतिक दलों को जिस अनुपात में मत प्राप्त होते हैं उस अनुपात में सीटें नहीं प्राप्त होती। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 31% मतदान प्राप्त होते हैं, लेकिन सीटों की संख्या जो है 50% से भी ज़्यादा है। तो इसमें वोटों के कंपैरिजन में जो सीटों का जो बैलेंस है उसको स्थापित करने के लिए लिस्ट सिस्टम अपनाने की ज़रूरत है। ये अलग अलग सीटें दी गई हैं। कांग्रेस को 19.3% मत के साथ 44 सीटें प्राप्त हुई। सीटों का परसेंट 12 रहा, जबकि वोट 19% मिले। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी को चुनाव में 4.6% मत प्राप्त हुए, लेकिन सीट एक भी प्राप्त नहीं हुई, जबकि वोट प्रतिशत के आधार पर उसे कम से कम 24 सीटें प्राप्त होनी चाहिए।
AIADMK को 3.6% मत प्राप्त करके कुल 37 सीटें प्राप्त हुई। तो भारत में लिस्ट सिस्टम के द्वारा यानी पॉलिटिकल पार्टी को कैंडिडेट जो है, जो वोटर है वो कैंडिडेट को वोट न दे करके पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे, और पॉलिटिकल पार्टी फिर वोटर परसेंटेज के हिसाब से अपने जो प्रतिनिधि है वो स्वयं चुने। इसको लिस्ट सिस्टम कहा जाता है। ये अपनाने की आवश्यकता है। तो भारत में चुनाव प्रणाली के दोष कौन से हैं, कमियां कौन कौन सी है, उनको सुधारने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, दोषों व दोषों के उपचार से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास आसानी तक पहुंच सके। धन्यवाद।